नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है, साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। राजदीप जी जनता के सवालों के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। अच्छा, पहला सवाल है कृष्णकांत शर्मा का, हम दोनों से ही, कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की एक एक खूबी बताइए। ओहो, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की एक एक खूबी। देखिए, मोदी जी की खूबी है कि वो कम्युनिकेशन जानते हैं, मास्टर पीएचडी ऑफ मास कम्युनिकेशन। कैसे कम्युनिकेट कब करना है, किस तरह से, ये उनकी बड़ी एक उपलब्धि है। राहुल गांधी की मैं उपलब्धि अगर आपके सामने रखूं, खूबी राहुल गांधी की खूबी है कि वो वाकई मुझे लगता है एक डिसेंट आदमी है। मुझे नहीं लगता कि उनमें वो इस तरह के ये जो जिस तरह की व्हाट डू यू मीन बाय इट, डिसेंट आदमी? आज हमने एनजीओ की बात की, मुझे लगता है राहुल गांधी जिस तरह से ही वुड बी अ वेरी गुड हेड ऑफ एन एनजीओ बिकॉज ही जेन्युइनली वांट्स चेंज। You discarded that fellow from politics in one statement, Mr. Sardesai. नहीं, और उसी से मैं जुड़ा हुआ कहने वाला हूं कि उनकी खूबी यह है कि गांधी परिवार से आते हैं, बट आई डोंट थिंक वो उतना परिवारवाद आगे बढ़ाते हैं। वो उस तरह के एलिटिस्ट नहीं है कि मैं गांधी हूं, मैं राहुल गांधी, आई एम अ गांधी, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम इंदिरा गांधी। ही इज नॉट इनटू दैट डिनेस्टी कल्चर। वो परिवारवाद का गैर इस्तेमाल नहीं करते। मैंने अभी तो फिर ये बताइए राजदीप जी, तो फिर राहुल आए, उसके बाद प्रियंका गांधी आई, लोग मजाक में कहते हैं प्रियंका के बच्चों के बड़े होने का इंतजार किया जा रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी ये तो कांग्रेस की कमजोरी है कि कांग्रेस ने, देखिए, राहुल गांधी पर हम बार बार ये कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो केवल इस वजह से है क्योंकि वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के परिवार से जुड़ा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, वो 5th जनरेशन डिनेस्ट है, ये 5वीं पीढ़ी है उस परिवार की। सौरभ, अब उन पर आप ऐसे समय पर जिम्मेदारी थोप रहे जब कांग्रेस कमजोर हो गई और बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई। अरे उनको तो जिम्मेदारी तब दी जा रही थी जब कांग्रेस मजबूत थी, 200 से ज्यादा थी। 2009 से कहा जा रहा है कि कैबिनेट में शामिल हुई है। अनप्रूवन पॉलिटिशियन, नेतृत्व में लड़ा गया। पॉलिटिक्स में वो अपनी एबिलिटी प्रूव नहीं कर पाए हैं, ये हकीकत है। इसलिए मैंने कहा कि अच्छा, but you are saying he is a decent NGO kind of fellow. At the moment, that's my impression of him, that he is a very, very decent person who seems to have some good ideas, जो उस तरह की राजनीति नहीं करना चाहते, केवल खानदानी राजनीति नहीं करना चाहते। लेकिन इसके लिए आपको कांग्रेस बदलना पड़ेगा या कांग्रेस खत्म करके एक नई कांग्रेस बनानी पड़ेगी, जो इस समय नजर नहीं आता है। ये उनकी दुविधा है। इट्स अ लॉन्ग डिबेट, क्योंकि सवाल मुझसे भी एड्रेस किया, इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैं दोनों लोगों की एक एक खूबी मैं भी बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी की खूबी मुझे अपार्ट फ्रॉम हिज ऑब्वियस कम्युनिकेशन स्किल ये है, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत मेहनती। मतलब एक तो आरएसएस की नर्सरी में वो मेहनत सिखाई जाती है प्रचारकों को। नरेंद्र मोदी ने, मैंने देखा गुजरात चुनाव में जिस तरह से रैलियों की संख्या बढ़ाई, चुनाव आयोग ने कोई बंदिश लगा दी तो दूसरा तरीका खोजा। लोकसभा चुनाव में लगातार जितनी मेहनत करते रहते हैं, और ही इज अ फुल टाइम पॉलिटिशियन। 365 दिन कि मुझे मन की बात करना है, मुझे फलानी जगह दर्शन करने जाना है, मुझे ढिकानी जगह बच्चों से इंटरेक्शन करना है। ही इज अ फुल टाइम पॉलिटिशियन, वेरी हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन। और उनका जो लक्ष्य है कि सत्ता मेरे हाथ में रहनी चाहिए क्योंकि सब कुछ उसी के जरिए है, वो उस लक्ष्य से भटकते नहीं है। साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, वो जो एक नेता का लक्ष्य होता है सत्ता, तो ये एक नरेंद्र मोदी की मुझे खूबी लगती है। और आप देखिए 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही उन्होंने 2014 की तैयारी शुरू कर दी। 2014 से ही उन्होंने 2019 की तैयारी शुरू कर दी। जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने और एक बच्चों से संवाद कर रहे थे, वो किसी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है,
ही सेड 2024 में देखना, ही वाज वेरी श्योर कि मैं 2019 जीत रहा हूं। दैट इज समथिंग विच इज कमेंडेबल। राहुल गांधी की मुझे एक दो पर्सनल चीजें, एज अ पॉलिटिशियन मैं उनमें कुछ भी एडमायर नहीं कर पाता हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एज अ पर्सन मैं उनमें दो चीजें एडमायर कर पाता हूं। एक, विपश्यना। आई एम बिट बायस्ड। मुझे लगता है कि जो भी लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं या योग या ध्यान की अलग अलग चीजें प्रैक्टिस करते हैं, वो थोड़े से उन्होंने इस चीज को समझ लिया कि ये बड़ी कमाल की चीजें हैं। एंड राहुल कीप डूइंग विपश्यना। इट्स अ, ये सांस लेने की एक पद्धति है, बड़ी कमाल की भारतीय पद्धति है, जिसको गोयलिका जी वापस लेकर आए, बुद्धिज्म की स्ट्रीम से जुड़ी हुई। और मेरे लक्ष्यों में से एक ही मुझे विपश्यना करना है। 10 दिन तक एक भी शब्द आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। और दूसरी चीज, फिजिकली काफी एक्टिव हैं, दौड़ते वोड़ते हैं, डीप वाटर डाइविंग करते हैं, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, विच इज गुड। लेकिन एज अ पॉलिटिशियन, I mean, so far I haven't found anything worth mentioning. चलिए, आपने आपने आईटी सेल, दोनों पार्टी के आईटी सेल को एक अच्छा आज एक दे दिया, एडिटेड साउंड बाइट चलाएंगे आपके। आप सर देखिए, आईटी सेल क्या है? आईटी सेल का क्या है कि वो कुछ ना कुछ अपनी जैसे भाजपा नेता नगरी करते हैं, अपने मुद्दे की चीजें निकाल लेते हैं और अपने अपने नैरेटिव में फिट कर लेते हैं। बिल्कुल। नेता नगरी को जितनी बारीकी से वो देखते हैं, मैं तो आश्चर्य रहता हूं। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं भी थोड़ा देखता हूं कि ये आगे रखते हैं क्या नहीं। मोदी जी कर्मठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फोकस्ड है, नेतागिरी में बिल्कुल फोकस्ड है। सत्ता किस तरह से पाए और उसे बरकरार रखे, इस पर फोकस्ड। राहुल गांधी की वही वीकनेस है जो मोदी जी की स्ट्रेंथ है। राहुल गांधी इज नॉट अ ग्रेट कम्युनिकेटर, और राहुल गांधी में वो फोकस नजर नहीं आता जो मोदी जी में नजर आता है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा, आई थिंक राहुल गांधी स्ट्राइक्स मी एज अ वेरी डिसेंट पर्सन। और ये डिसेंसी जो शब्द है, इसका आज की तारीख में इसे लोग कमजोरी समझते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई व्यक्ति डिसेंट है, उसके इरादे, उसके वो इस तरह की एक पॉलिटिक्स से हटकर एक अलग लाइफ जीना चाहता है, अपनी अलग जिंदगी जीना चाहता है, इस पे बुरी बात क्या है? मे बी ही शुड नॉट बी इन पॉलिटिक्स, आई एग्री, बट दैट इज अगेन हिज चॉइस। मैं कौन होता हूं? मे बी ही विल प्रूव अस ऑल रॉन्ग इन 5-10 years। बट आपकी बात से, उस बात से भी मैं सहमत हूं कि सो फार ही हैज नॉट प्रूवन हिमसेल्फ इन पॉलिटिक्स। ओके, अश्विनी कात्याल का सवाल है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष बिहार में नीतीश सरकार को घेरने के बजाय आपस में ही लड़ने में लगा हुआ है, और आपको क्या लगता है कि आरजेडी या कांग्रेस को क्या करना चाहिए जिससे वो कमजोर ना पड़े? तो ये बेसिकली दो पॉलिटिकल क्रीचर्स से, पॉलिटिकल रिपोर्टर्स से आरजेडी और कांग्रेस के लिए सलाह मांग रहे हैं ये भाई साहब, अश्विनी कात्याल। बताइए। मैं सलाह किसी पक्ष को नहीं देता, लेकिन मुझे दुख की बात क्या है मालूम है सौरभ? बिहार की राजनीति में जो 1990 के दशक में मैंने बदलाव देखा था, जो ऊर्जा थी, जिस तरह का एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति आप उसे कहिए, वो नजर आज नहीं आती। और मुझे लगता है यंगर जनरेशन जो है, उसे बदलाव लाना है। बिहार में एक नई पार्टी लानी। ये जो पार्टियां जो है ना, राजदीप जी, प्रशांत किशोर भी इसी टोन में बात करते हैं कि एक नई पार्टी लानी है। एक नई पार्टी लानी है या एक नई लीडरशिप और नया एजेंडा लाना है जिसमें बिहार की जनता उठ खड़ी हो और कहे कि भाई ये बहुत, आपने बहुत कास्ट अरिथमेटिक संभाल ली, बहुत नैरेटिव मैनेज कर लिया, आप जरा थोड़ा जमीन पे काम करके दिखाइए। बिल्कुल सौरभ, या तो नई पार्टी से आप वो करवाइए, लेकिन नया एजेंडा, नई लीडरशिप, नई ऊर्जा, एक नए राजनीतिक समीकरण जो केवल जाति पर आधार ना हो, एक नई राजनीति चाहिए। मेरा ये कहना है कि 90 के दशक में जो भी आप हो, आप लालू जी को लाख कोसो, लेकिन उन्होंने एक नई राजनीति लोगों के सामने रखी। अब उसमें कमजोरियां थी, उनको फिर हटाया गया। लेकिन 25-30 साल बाद, नीतीश कुमार जी के 15 साल, लालू जी और राबड़ी के 15 साल, मुझे लगता है 30 साल बाद अब बिहार को एक नया एजेंडा देने की जरूरत है। चलिए, अगला सवाल है पाटीदार डीपी का। उनका कहना है कि क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल एंटी बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन करके राष्ट्रीय नेता बन सकते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है और पॉलिटिक्स में उनका गॉडफादर नहीं और अच्छा बोलते हैं। 4 खूबियां भी गिना दी इन्होंने। देखिए सौरभ, अरविंद केजरीवाल ने कोशिश तो यही की थी।
लेकिन बन नहीं पाए। देखिए पहले तो उन्होंने सोचा था मैं एक तीसरी शक्ति उभर कर आऊंगा लोगों के सामने, कि लोग उब गए हैं कांग्रेस भाजपा से, एक तीसरी शक्ति बनेगी। आज वो एक ऐसी स्थिति में है जहां कांग्रेस जब ऑल पार्टी ऑपोजिशन की मीटिंग होती है विपक्ष पार्टियों को, वो आम आदमी पार्टी को बुलाते भी नहीं, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं जानती है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो उनका एक ना एक दिन प्रतिद्वंदी बन सकता है। इसलिए केजरीवाल को तीसरी शक्ति पर ही भरोसा है, लेकिन तीसरी शक्ति इस समय नजर नहीं आती राजनीति में। अगर एक दिन तीसरी शक्ति उभर कर आती है, खास करके उन राज्यों में जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां इस समय केवल 2 पार्टियां बड़ी है, भाजपा और कांग्रेस, तो केजरीवाल जी राष्ट्र नेता बन सकते हैं। नहीं तो तब तक वो दिल्ली तक सीमित है, ज्यादातर एक गोवा पंजाब की तरफ देखें। ठीक कह रहे हैं आप। तीसरी शक्ति, तीसरा विकल्प इंडिया की पॉलिटिक्स में बड़ी खूबसूरती से गढ़ा गया एक टर्म है जो कि मिथ है, क्योंकि ये जो तीसरी कथित शक्तियां जब कभी पावर में आई भी हैं, चाहे वो 77 हो, चाहे 89 हो, चाहे 96 हो, तो हमेशा लंगड़ी सरकार ही रही है। कभी वो जनसंघ मिला तो जनता पार्टी सत्ता में आ गई, जनता दल बना तो उसको लेफ्ट ने और बीजेपी ने सपोर्ट कर दिया। तो तीसरे मोर्चे की गुंजाइश नहीं है, और उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकली कोई ऐसी तीसरी धारा नहीं है जो कई राज्यों में मौजूद हो। वो बाल्टी में भरे केकड़ों की तरह है। वेस्ट बंगाल वाला कहेगा मैं नेता, तो तमिलनाडु वाले कहेगा तू मेरा नेता कैसे, भाई नेता तो मैं हूं। तो जब एक नेता नहीं, एक नारा नहीं, नियत सिर्फ है कि सत्ता में आना है, तो वो कभी सफल नहीं हो सकते। जोड़ तोड़ करके साल 1.5 साल के लिए आ भी जाए, जैसे 96 और 89 में आए, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक सवाल ये है कि कई लोगों ने कहा है, ये 2 सवाल मिक्स हैं, जय तिवारी का भी सवाल है और कुणाल किशोर का भी सवाल है कि एक आइडियल लीडर ऑफ अपोजिशन कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं कांग्रेस को परिवारवाद त्याग देना चाहिए, योग्य लोगों को लाना चाहिए। और दूसरा सवाल है कि उसी में जुड़ा हुआ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि कौन अच्छा नेता हो सकता है कांग्रेस के लिए, शशि थरूर, मनीष तिवारी या कोई और। ये हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया है। वैसे देखिए मुझे लगता है आज की तारीख में सचिन पायलट का भी ऑप्शन दिया गया है जी। ये ऑप्शंस तो रहेंगे, लेकिन पहले तो परिवारवाद से हटना पड़ेगा। ये ऑप्शन फिर वो सचिन पायलट हो, ये सचिन पायलट हो, शशि थरूर हो, कोई भी हो, आपको पहले परिवारवाद की पॉलिटिक्स से हटना पड़ेगा। तभी शशि थरूर तो आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी नहीं है। आप ये जानिए, सचिन पायलट राजस्थान के अध्यक्ष है कांग्रेस के, लेकिन केंद्र में क्या उनको जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है। तो ये कांग्रेस की यही तो कमजोरी रही है कई सालों से, कि आप इतने पार्टी को सेंट्रलाइज करते हैं किसी एक परिवार भी पर इस पे काफी बात भी हो चुकी है, पहले भी हमने की। चलिए अगले सवाल की तरफ। आखिरी सवाल पंकज मदान का सवाल है अगला। वो पूछ रहे हैं कि हम अक्सर सुनते हैं कि बीजेपी ने पैसे की शक्ति का इस्तेमाल किया, क्या इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, जबकि वे सरकार में बरसों रहे और उन पर कई तरह के घोटालों के आरोप लगे। सर सौरभ जी, मैं मेरे किताब का एक लाइन आपके सामने रखता हूं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके पास पैसे हैं, अमीर पार्टी है, और वहां कुछ व्यक्तियों के पास पैसा है, लेकिन पूरे सभी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें व्यक्तियों के पास व्यक्ति बड़े अमीर बन गए, लेकिन पार्टी बेचारी गरीब रह गई। आज जब कांग्रेस के लोग मुझे कहते हैं अरे हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं कहता हूँ सर 60 साल से आप कर क्या रहे थे? आप पर तो आरोप लगते हैं कि आपकी पार्टी के टाइम में भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, तब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं अब आप ये जानिए। तो मैंने कहा जानिए क्या? नहीं यार, पार्टी के पास पैसे नहीं है, यानी व्यक्तियों के पास गए पैसे। इसमें राजनीति एक चीज और भी है कि जो लोग भी है ना, वो चंदा उसी को देते हैं जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। उन्हें कांग्रेस जीतने की संभावना दिखेगी तब तो कुछ करेंगे लोग। नहीं, लेकिन ये मैं भाजपा को कहूंगा। देखिए भाजपा में ये जो सूत्र मुझे कहते हैं कि अगर कल 100 रुपए कोई उद्योगपति दे दे, तो उसमें 70 रुपए पार्टी के कोष में जाते हैं, 30 रुपए कोई व्यक्ति रख लेता है। शायद एक सिस्टम है, और इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पार्टी चलाई है उसमें उन्होंने पार्टी यंत्रणा पर टाइट किया है। कांग्रेस में क्या हुआ, कोई नहीं था उस पार्टी यंत्रणा को टाइट करने के लिए।
और यही वजह है कि शायद कुछ व्यक्तियों ने पैसा बनाया और पार्टी गरीब रह गई। चलिए बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ, फुर्सत की सलाह। बताइए वरिष्ठ पत्रकार, क्या है सलाह? नंबर 1, देखिए मुझे घड़ी की जरूरत है। 3 महीनों से मैंने घड़ी खरीदी नहीं, मेरी पिछली जो घड़ी थी, और मैं टाइटन की ही घड़ी पहनता हूँ। वो घड़ी जब आप 3 महीने से खान मार्केट नहीं गए क्या? नहीं, मैं गया हूँ, पर वहां घड़ी की अच्छी दुकान नहीं है। अच्छा। प्रॉब्लम क्या है कि 3 महीनों से, जब से लॉकडाउन है, मैंने सोचा कि जिस दिन लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होगा उस दिन मैं घड़ी खरीदूंगा। पर अब मेरी बेटी पास हो गई है, लॉ की ग्रेजुएट बन गई है, तो अरे वाह, बहुत बधाई। उनको मुझे प्रेजेंट देना है रविवार को, तो उनको प्रेजेंट घड़ी देनी है। तो मैंने सोचा मैं घड़ी की दुकान जाकर मैं खुद भी एक घड़ी खरीदता हूँ, उनके लिए भी एक खरीदूंगा। तो ये एक मेरा बेटा डॉक्टर और बिटिया वकील। अरे ये क्योंकि क्या है कि रिसेशन में भी आप वकालत कर सकते हैं और आप डॉक्टरी कर सकते हैं। आप और हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें सैलरी कट होता है। कम से कम जो वकील होता है या डॉक्टर होता है, रिसेशन के टाइम पर भी उनकी नौकरी तो बनी रहती है। तो इसलिए वो उनको रुचि भी है। तो घड़ी खरीदनी है। और किताब में एक पढ़ने वाला हूँ, गेटेड रिपब्लिक। मेरे एक दोस्त है शंकर अय्यर, जर्नलिस्ट है, और वो इकोनॉमिक्स पर लिखते हैं। और इस पर उन्होंने लिखा है कि क्या वजह है कि भारत इतने सालों बाद भी अभी तक उस तरह की प्रगति नहीं कर पाया है। वो कॉलम हमेशा लिखते हैं, अब वो उसको उन्होंने किताब में तब्दील किया है। तो उस किताब को मैं लिखने वाला हूँ। और मुझे मेरे खुद के किताब पर कुछ एक एक्स्ट्रा लिखना है। मेरे पब्लिशर ने कहा है कि थोड़ा जिस तरह से 2019 और 20 में फर्क आया, उस पर भी थोड़ा लिखिए, ताकि जब हिंदी में अनुवाद हो या पेपर बैक एडिशन हो तो उस पर वो एक कुछ नई बात लोगों के सामने रखेंगे। तो बड़ा बिजी वीकेंड है। और एक और अच्छी बात है, क्रिकेट शुरू हुआ है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में इतने महीनों के बाद पहली क्रिकेट सीरीज खेली जा रही है लॉकडाउन के बाद। तो मैं क्रिकेट जरूर देखूंगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जब लाइव स्पोर्ट देखने का मजा जो है कुछ और ही। फुटबॉल फॉलो नहीं करते हैं आप? मैं फुटबॉल भी फॉलो करता हूँ। रोज रात तक 1 बजे तक मैं फुटबॉल देखता रहता हूँ, पढ़ता हूँ। एक आंख किताब पर होती है, दूसरी आंख फुटबॉल पर होती है। ऐसी मिलेनियल्स की बीमारी हो गई है राजदीप जी, आपको ध्यान कई जगह लगा। अरे मैं मिलेनियल हूँ, 18 till I die, 18 साल की उम्र का हूँ। आपको लगता है मैं 80 साल का हूँ। ये बालों पर मत जाइए, दिल 18 साल का अभी भी है। चलिए मेरी रिकमेंडेशंस की बारी। मैंने किताब उठाई है, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग की किताब है, द इंडियन आर्मी रेनेसेंस रिफॉर्म्स एंड रोमांस। अभी मैंने इसके कुछ ही चैप्टर पढ़े हैं। कमाल की किताब है ये। दरअसल जनरल पनाग के जो अलग अलग जगहों पर लिखे गए कॉलम से उनको कंपाइल किया गया है, कुछ जोड़ घटा के, और इट्स अ गुड रीड। एंड एज अ आर्मी कमांडर आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दैट फेलो। उन्होंने जहां जहां पे सर्व किया है, जिन्हें बहुत अच्छे व्यक्ति है। हाँ, मतलब आजकल बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आते क्योंकि सख्त सवाल पूछते हैं। पर हमेशा याद रखिए कि आपके दौर में जो लोकप्रिय होने के लालच से इतर मुश्किल और जरूरी सवाल पूछ रहा है, आगे आने वाली पीढ़ियां उसकी शुक्रगुजार होती है, क्योंकि उस फ्लो में तो सब लोग बह जाते हैं। तो ये इनकी किताब है जो मैं पढ़ रहा हूं। इसके अलावा एक चीन के राइटर हुए हैं मो यान, उनको 2012 में नोबेल प्राइज मिला था। उनकी एक बहुत छोटी सी किताब है जिसमें उन्होंने चीन के पॉलिटिकल सिस्टम पे बड़े स्टाइल से तंज कसा है, कैसे पर्सनल पॉलिटिकल होता है। तो उसको पुष्पेश पंत जो हमारे जेएनयू के प्रोफेसर हैं उन्होंने अनुवाद किया है, यात्रा बुक से है। बहुत पतली सी किताब है, हम तुम और वो ट्रक। तो वो मोयान की किताब है, वो मैंने पढ़ी और वो बहुत अच्छी किताब है, आप लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए। मेरा हाउस ऑफ कार्ड्स का सीजन लास्ट वाला बाकी था। अरे बाप रे। तो मोमेंटम नहीं बन पा रहा था, तो मैंने वो भी निपटा दिया। सो आई अब हाफ हार्टेडली मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि जो लोग देखते आ रहे हैं उनके लिए एक वो कंप्लीशन की तरह है, लेकिन उस पर आपको मी टू का असर और एक प्रेशर दिखेगा राइटर्स पे कि एकदम से केविन स्पेसी को हटा लिया गया उस ब्लॉग से, तो आपको पूरी स्टोरी चेंज करनी है जिसमें आप फ्रैंक अंडरवुड को नहीं दिखा सकते हो। तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट के लेवल पे कमजोर लगा हालांकि। हाँ जी राजदीप जी। एक नेटफ्लिक्स की सीरीज आजकल आ रही है, या पुरानी सीरीज होगी, मैं नहीं जानता पुरानी नहीं कौन सी है, एर्तुगरुल। ये तुर्की है, तुर्की सीरीज, टर्की कैसे बना। बहुत कमाल की सीरीज है, काफी पॉपुलर है और पिछले कुछ महीनों से इसका बड़ा क्रेज है और बहुत बड़ी सीरीज, बहुत लंबी सीरीज है।
सर देखिए यही तो बात है ना, इसीलिए मैं पूरी तरह से मिलेनियल नहीं बन गया। मैं नहीं जानता कि नेटफ्लिक्स पर क्या कब चल रहा है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बनी है, बहुत मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने शुरू की है और सागरी आप राजदीप जी लल्लन टॉप पढ़ा करिए, उससे अच्छा। आपको ये जो नॉलेज से जुड़ी चीजें हैं ना दुनिया भर की, सब चीजें अंग्रेजी में नहीं है मेरे दोस्त, कुछ सर आती है पहले। जिस दिन मैं ये टीवी के चुंगल से हट पाऊं ना और मैं डिजिटल की दुनिया में आ जाऊं, ये सब मैं करूंगा। प्रॉब्लम मुझे आजकल मैं 2 शो करता हूं सौरभ जी, 9 बजे और 10 बजे 2 शो करने पड़ रहे हैं बुढ़ापे में, वो भी। आप तय कर लो बूढ़े हो कि नहीं हो, ये कभी सर मैं कभी उम्र से बूढ़ा हूं, आप दिल से गुजरात जवान और हूं। एमपी के विधायकों जैसे हो रहे हो राजदीप जी। सर मैंने बार बार कहा है कि मैं उम्र से बूढ़ा हूं, दिल से मैं जवान हूं।